अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम हिरा बिन भट्ट है और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 23, गेस्ट नोट साइकोलॉजी। एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पी अप्रोच। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गेस्टोर साइकोलॉजी के कुछ साइकोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन। फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिस साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे वो हैं वुल्फगैंग कोहलर। कोहलर 1880 में वो पैदा हुए थे और एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन ज़्यादातर वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम से फेमस हैं। उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका में आके हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1943 में। 1913 से लेके 1920 तक वो जर्मनी में एक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। फर्दर उन्होंने अपनी सर्विसेज परफॉर्म की थी जर्मनी में ही एज अ प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। 1934 में वो अमेरिका आ गए थे और वहाँ पे आके वो एक कॉलेज में एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कोहलर का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो गेस्टोर साइकोलॉजी में है और फर्दर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो बहुत फेमस हैं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे बंदरों के ऊपर। उनकी राइटिंग्स में जो सबसे फेमस बुक्स कंसीडर की जाती हैं वो गेस्टोर साइकोलॉजी के ऊपर एंड द मेंटलिटी ऑफ एप्स। कोहलर का जो मेन कंट्रीब्यूशन था गेस्टोर साइकोलॉजी में वो डिस्कवरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट पे था। जो उन्होंने अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने मंकीज़ पे किए थे उससे उन्होंने शो करवाया था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको किस तरह से अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के तहत हम उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, अब उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उसने एक केज लिया था, वहाँ पे उसने कुछ बंदरों को बंद कर दिया था। वहाँ पे उसने कुछ बॉक्सेस रख दिए थे और कुछ स्टिक्स रख दी थी और जो बनानास थे वो उसने काफ़ी दूर हैंग कर दिए थे। अब जो बंदर थे, एक ही बंदर था, उसने क्या किया वहाँ पे कि पहले उसने स्टिक्स को कंबाइन किया और पहले तो वो काफ़ी जंप्स वगैरह करता रहा, कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह से बनाना को हासिल कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। फिर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा और फिर बैठने के बाद उसने क्या किया, जो स्टिक्स पड़ी थी पास, उसने स्टिक्स को कंबाइन करना स्टार्ट किया और उसकी मदद से उसने उन बनानास को नीचे गिराने की कोशिश की। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने रखी थी स्टिक्स रखी थी और सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने दोबारा किया तो उसमें उसने बॉक्सेस रखे थे। जब उसने स्टिक्स को कंबाइन किया उससे उसने बनाना को पुश करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर स्टिक मारना स्टार्ट की, तो एट द एंड बनानास उसके पास आ गए थे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब उसने बॉक्सेस रखे थे वहाँ पे, तो काफ़ी देर बाद इसी तरह पहले एक्सपेरिमेंट की तरह मंकी प्रैक्टिस करता रहा, जंप करता रहा, लेकिन नहीं हुआ। फिर एट द एंड उसने बॉक्सेस को कंबाइन करना स्टार्ट किया, उनका एक पिलर बनाया और उसके ऊपर उसने चढ़ के बनानास को ले लिया। इसका कंक्लूड जो कोहलर ने निकाला वो ये निकाला कि जो हमारी लर्निंग होती है वो टेक्स प्लेस बाय इंसाइट है। लर्निंग टेक्स प्लेस बाय इंसाइट के हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जितना गौर से हम चीज़ों को देखते हैं उतनी जल्दी हम चीज़ों को सीख लेते हैं। हम अपना फोकस जिस तरफ करना चाहें हम उस तरफ फोकस कर सकते हैं। फर्दर उसने इसी प्रैक्टिस को जो उसने मंकी ने प्रैक्टिस की बार बार वो एक दफ़ा नहीं करता था, फिर दोबारा वो करता रहा। उसके स्टिक्स हर दफ़ा उसने कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो उन स्टिक्स के ज़रिए हर दफ़ा नहीं पहुंच सकता था। एट द एंड उसने 3 to 4 टाइम्स उसने ये किया, उसके बाद वो स्टिक्स के ज़रिए उसने बनाना ले लिया। इसी तरह से उसने बॉक्सेस के साथ किया। 3 to 4 टाइम करने के बाद वो बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के उसने बनानास ले लिया। इसको कोहलर ने इसका कंक्लूड क्या किया था कि ट्रायल एंड एरर की बेस पे हम चीज़ों को सीखते हैं। हम लर्निंग का जो मेथड है वो हम ट्रायल एंड एरर की बेस पे सीखते हैं। ये वाली चीज़ तो अगर हम अपनी लाइफ एग्जांपल भी लें तो हम बचपन से इसी तरह से सीखते आए हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, हमें एक ए भी लिखना नहीं आता, हमें ज़ीरो सर्कल भी प्रॉपर नहीं बनाना आता, लेकिन ट्राई करते करते हमें एक प्रॉपर शेप में सर्कल बनाना आ जाता है।
हम उस प्रॉपर शेप में जब ज़ीरो बना लेते हैं, हम प्रॉपर शेप में सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रॉपर शेप में अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला कंक्लूजन जो कोहलर का था उसने एप्स पे किया था, अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ज़रिए भी देखें तो ये हम पे अप्लाई होता है। कोहलर ने फर्दर काम किया था एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम उसने दिया था एसोमॉर्फिज्म, जिसका बेसिक पॉइंट ये था उस के एक्सपेरिमेंट का कि हम इंसानों का एक मेंटल मैप होता है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को परसीव करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को अपने मेंटल मैप के अकॉर्डिंगली परसीव करते हैं, और ये मेंटल मैप हमें चीज़ों को लर्न करने में मदद देता है। अब ये जो मेंटल मैप है ये हर इंसान का सेपरेट होता है, किसी भी इंसान का सेम मेंटल मैप नहीं होता। हर इंसान का चीज़ों को परसीव करने का जो परसेप्शन है हम लोगों की, वो हर इंसान की एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर कोई एक चीज़ मुझे प्यारी लग रही है तो हो सकता है वो चीज़ दूसरे को प्यारी ना लग रही हो, या जिस एंगल से मैं उस चीज़ को देख रही हूँ वो दूसरा बंदा उस एंगल से उस चीज़ को ना देख रहा हो। ये कुछ कंट्रीब्यूशंस थे कोहलर के जो उसने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की फील्ड में किए थे। फर्दर हम पढ़ेंगे कर्ट कोफका को। कोफका भी बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन, प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की फील्ड में। उनकी जो बर्थ हुई थी वो 1886 में हुई थी और वह 1941 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी पैदाइश भी जर्मनी में थी, लेकिन उनको भी एज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। कोफका ने भी कोहलर और मैक्स के साथ मिलकर बहुत सी थेरीज डेवलप की, बहुत सी थेरीज पर काम किया जो गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी की स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप करने में जिसने बहुत ज़्यादा असर किया। कोफका ने एक बुक लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 1924 में। बुक का टाइटल था ग्रोथ ऑफ द माइंड, जो ज़्यादातर कंसीडर किए जाती है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इस बुक के बाद ज़्यादा उजागर किया गया था, ज़्यादा इसका डिमांड एक किस्म की ज़्यादा हो गई थी। हमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की फ़ील्ड के बारे में हमने उसके बाद जानना शुरू किया था कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी एक फर्दर अलग फील्ड है। कोफका का कॉन्सेप्ट था फील्ड थ्योरी के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जाता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स में। कोफका ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जियोग्राफिकल फील्ड एंड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के दरमियान एक वाज़िया ताल्लुक़ को बयान किया था कि इन दोनों के दरमियान कोई हम कह सकते हैं कि आपस में मिलते जुलते नहीं, कि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और अलग अलग इनका आपस में ताल्लुक़ है, इंसान के दिमाग के साथ, इंसान की सोच के साथ। अकॉर्डिंग टू कोफका जियोग्राफिकल फील्ड जो होती है वो एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है वो हमारा आता है जियोग्राफिकल फील्ड में। फर्दर हम क्यों उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको, हमारा माइंडसेट क्या है, हम उस चीज़ को कैसे जांचते हैं या देखते हैं, वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आता है। इंसान जिन चीज़ों पे रिएक्ट करता है, जिन चीज़ों के बारे में बात करता है, जिन चीज़ों के बारे में सोचता है, वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता है, वो जियोग्राफिकल फील्ड्स के ऊपर बात नहीं करता। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल कोट की कि अगर कोई इंसान किसी पार्क में वॉक करने जाता है और उसको वहाँ पे पता है कि वहाँ पे स्नेक्स होते हैं, तो अगर उसे कोई रस्सी भी नज़र आएगी तो वो उसको स्नेक ही कंसीडर किया करेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट है कि उस पार्क में स्नेक्स होते हैं, इस वजह से वो उसको स्नेक कंसीडर करेगा, रस्सी को भी। हालांकि वो एक रस्सी ही है, वहाँ पे कोई स्नेक नहीं है, लेकिन उसका माइंडसेट है, या किसी ने उसको ये बात बताई है, या उसने पहले कभी ज़िंदगी में देखा है, या सिर्फ सुना है, तो वो इसको क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू। वो उस रोप को भी कंसीडर कर रहा है कि वो कोई ना कोई स्नेक है। कोफका ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इंसान जो हैं वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ों को परसीव करते हैं, उनका परसेप्शन जो बनता है वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे बनता है। वो जियोग्राफिकल फील्ड को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और जियोग्राफिकल फील्ड के ऊपर वो बिल्कुल काम नहीं करते। प्रीवियस लेक्चर में हमने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के बानी का पढ़ा था, मैक्स का हमने पढ़ा था, इसमें हमने कोफका का और
कोहलर के बारे में पढ़ा है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन के ज़रिए किस किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम किन चीज़ों को परसीव करते हैं और किस एंगल से परसीव करते हैं। फर्दर हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग और लर्निंग बाय इंसाइट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी दो साइकोलॉजिस्ट ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में साइकोलॉजिस्ट था। मे हाई चेक सेंट मी हाई, इनकी पैदाइश हुई थी 1934 में और ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। फर्दर वो डिपार्टमेंट ऑफ हेड भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के में। उनका जो ज़्यादातर वर्क था जिसके बारे में के ऊपर बुक्स भी लिखी गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। जिनके बारे में उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो उन्होंने जिन चीज़ों के ऊपर स्टडी की वो हैप्पीनेस थी, क्रिएटिविटी थी, सब्जेक्टिव वेलबींग थी, फ़न था। इसके अलावा जिस चीज़ के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है वो उनकी रिसर्च और उनकी राइटिंग्स थी, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की या बहुत ज़्यादा उन्होंने राइटिंग्स अपनी पब्लिश की, बुक्स पब्लिश की, उनकी वजह से उनको जाना जाता है। ऑलमोस्ट वो उन्होंने 120 आर्टिकल्स लिखे थे और डिफरेंट बुक चैप्टर्स लिखे थे, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फेमस वो कंसीडर किए जाते हैं रिसर्च की दुनिया में। ऑलमोस्ट उन्होंने 2000 से ज़्यादा क्रिएटिव लोगों का इंटरव्यू लिया था और उन सब में उन्होंने एक चीज़ को कॉमन कंसीडर किया था कि जो उन्होंने डिस्कवर किया इतने लोगों में इंटरव्यू लेने के बाद कि ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो हर इंसान में, जो जितने क्रिएटिव लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ डिसिप्लिन्स हैं वो कॉमन है। अगर कोई इंसान क्रिएटिव पीपल, अगर कोई स्मार्ट है तो उसके साथ नेवटी होगा, प्लेफुल है तो उसके साथ उसमें डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर वो कहीं हम्बल है तो उसमें प्राउड भी बहुत ज़्यादा होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रोफेसर ने चेक सेंट मी हाई को वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी का के तौर पे उसको डिस्क्राइब किया था कि जो चेक सेंट मी हाई है उन्होंने जो सबसे ज़्यादा उनके रिसर्चेज हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, सब कुछ वो ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर हैं। फर्दर जो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी की फील्ड में वो बिज़नेस के ऊपर था। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एडवर्ड डी बोनो को। एडवर्ड 1933 में उनकी बर्थ हुई थी और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फर्दर उन्होंने वहीं पे कुछ थेरीज़ डेवलप की थी जो हमारी फर्दर पॉजिटिव थिंकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है। एडवर्ड साइकोलॉजिस्ट भी थे और फिजिशियंस भी थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें डेवलप की, बहुत सी एक्सरसाइजेस डेवलप की हमारी थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर। उन्होंने एक थेरी डेवलप की जो लेटरल थिंकिंग के ऊपर उन्होंने वो थेरी डेवलप की थी, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी उसके बाद एक्सरसाइजेस डेवलप की। उनमें से कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, रोटेट, डिस्कवर, डोमिनेंट आइडियाज़ वगैरह के ऊपर उन्होंने उसको डेवलप किया, उसके बारे में उन्होंने बात की। एडवर्ड एज अ कंसल्टेंट डिफरेंट कंपनीज़ में भी काम करता रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हमारी कोका कोला रिक्सन कंपनी आती है, जिसके साथ उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया। 1979 में उसने अपना एक स्कूल ऑफ थिंकिंग डेवलप कर लिया, एक उसका को बना लिया उसने स्कूल ऑफ थिंकिंग की। ऑलरेडी उसने काफ़ी ग्रिप उसके पास थी, उसने काफ़ी उसके ऊपर ऑलरेडी वो काम कर चुका था कि हमारी जो सोच होती है हम उसके ज़रिए ही बहुत से सवाल और जवाब हम खुद ही पैदा करते हैं। अगर हमारी सोच ही ना हो तो हम उसके सवाल और जवाब पैदा नहीं कर सकते। हमारी जो लिटरल थिंकिंग होती है उसकी बेस के ऊपर हम किसी से सवाल भी करते हैं। अगर हमारा कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो फर्दर भी हम उसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं कि अच्छा उस टाइम पे हमने अगर इस काम को इस तरह से नहीं इस तरह से कर लेते तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता। ये सारी जितनी हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं, वो हम सब कुछ हमारी रिलेटेड थिंकिंग की वजह से होता है। उम्मीद करती हूँ आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।